क्या हाल चाल है आप सभी के डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए प्यारे बच्चों, अपने कर रहे थे फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4, ठीक है, और जिसका नाम है इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। और आज अपने इसका पार्ट नंबर 9 डिस्कस करेंगे इंग्लिश मीडियम के लिए। तो देखो बच्चों, आज तक का जो चैप्टर पहले हो चुका है, अपने कर चुके हैं, यानी 4th चैप्टर, उसमें जितने न्यूमेरिकल आपके कवर हो रहे हैं वो अपने इस पार्ट में करेंगे, यानी बुक के क्वेश्चन का ये पार्ट नंबर 1 है। और जैसा कि मैंने आपको पीछे वीडियो एक डाल के बताया था कि मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के लिए क्या करता हूं कि जो आपकी यानी कि इसमें अलग से वीडियो तैयार करता हूं जिससे आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन ढूंढने में क्या हो, आसानी हो। तो तभी मैंने यहाँ पे लिख लिया भी एमसीक्यू आपको ये वाले इसमें डिस्कस किए मैंने, वेरी शॉर्ट ये वाले, और शॉर्ट आंसर टाइप जो ये 5 क्वेश्चन लिखे हुए हैं ये वाले डिस्कस किए हैं, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको लिख दिए जिससे आपको ढूंढने में आसानी हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज की वीडियो एक नई एनर्जी के साथ। तो देखिए प्यारे बच्चों, आज अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं बुक के क्वेश्चन का पार्ट नंबर 1, ठीक है। रात में वीडियो बना रहा हूँ, आपको पता भी लग रहा होगा, आज बैकग्राउंड भी चेंज है। तो बाकी यानी कि अपने डिस्कस करें हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। तो एक चीज़ मैं आपको और कहना चाहूँगा कि अगर बच्चों आप सोच रहे हो कि सर आज डार्क मोड में क्यों नहीं पढ़ाया आपने, तो देखो डार्क मोड में आज कलर सही नहीं आ रहे थे, इससे पता नहीं लग रहा था कि कौन सा क्वेश्चन है, कौन सा उसका सोल्यूशन है। तो तभी मैं आज इस मोड में आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो चलिए देखिए, पहला जो क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ है इसमें और क्या पूछा हुआ है आपसे। तो द करेक्ट रिलेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर इज, यानी कि जो आपके पास स्फेरिकल कंडक्टर होता है उसकी जो कैपेसिटेंस है उसका क्या रिलेशन होता है। अब बुक में ये क्वेश्चन क्या है कि आपको गलत दिया हुआ है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ यहाँ बुक में। तो देखिए बुक में ये क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, द करेक्ट रिलेशन फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में तो रेडियस होती नहीं है बच्चों, ठीक है, जो ऑप्शन में रेडियस दी हुई है तो इसमें होती नहीं है, तो तभी ये वाला क्वेश्चन बुक में गलत दिया हुआ है। तो देखो मैंने यहाँ पे जो हिंदी मीडियम की बुक है उससे इसको सही कर दिया है, इसमें क्या कर रखा है, तो तभी हिंदी मीडियम की बुक से मैंने ये वाला क्वेश्चन आपको सही करवा दिया है। तो देखो क्या रिलेशन होता है कैपेसिटेंस जो स्फेरिकल कंडक्टर की होती है। देखो स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आपने ये वाला पढ़ रखा है, V4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक कांस्टेंट है, तो C इज प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, R होता है। तो जो पहला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, इसका पहला ए आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया हुआ है क्या कि ऑन कनेक्टिंग द 2 प्लेट्स ऑफ ए चार्ज्ड कैपेसिटर बाय ए कंडक्टिंग वायर, यानी कि जब अपने किसी चार्ज्ड कैपेसिटर जो होता है उसकी दोनों प्लेट्स को एक तार के थ्रू यानी एक वायर के थ्रू अपने क्या कर दें, कनेक्ट कर दें, तो क्या होगा। आपको 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, चारों ऑप्शन देखो पहले क्या कुछ होगा। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट बिकम्स इनफाइनाइट, यानी ये कह रहा है पहला ऑप्शन की V की वैल्यू क्या हो जाएगी इसमें, इनफाइनाइट हो जाएगी। दूसरा ऑप्शन कह रहा है चार्ज ऑन कैपेसिटर बिकम्स इनफाइनाइट, दोनों कैपेसिटर पे यानी कैपेसिटर का जो चार्ज हो जाएगा वो इनफाइनाइट हो जाएगा, यानी इसमें Q की वैल्यू इनफाइनाइट ये कह रहा है। तीसरा क्या होगा, चार्ज ऑन कैपेसिटर बिकम्स डबल, यानी चार्ज क्या हो जाएगा, जो पहले वाले चार्ज का है वो डबल हो जाएगा, मतलब पहले Q था तो अब 2Q हो जाएगा। और चौथा है कि कैपेसिटर विल बी डिस्चार्ज, यानी उस पर चार्ज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, वो डिस्चार्ज हो जाएगा, ठीक है, इन चारों ऑप्शन में से। तो देखो आपको मैंने बताया था कि कैपेसिटर होता है उसमें 2 प्लेट्स होती हैं, एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज होता है और एक प्लेट पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो अब इसने कह दिया कि कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स को अपने क्या कर दें कि एक वायर के थ्रू कनेक्ट कर दें। ये वायर ऐसे भी हो सकती है, यहाँ बीच में भी वायर लगा सकते हैं अपने, जैसा मर्जी आपको बोल दें। तो देखो कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स पे चार्ज प्रेजेंट होता है, तो अब अगर अपने वायर के थ्रू कनेक्ट कर दिया, मान लो ये 2 प्लेट्स हैं, इनको एक वायर के थ्रू कनेक्ट कर दिया, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव तो पॉजिटिव की तरफ आएगा या पॉजिटिव आप कह सकते हो नेगेटिव की तरफ जाएगा, ठीक है, यानी दोनों चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो पहले तो क्या था कि जब प्लेट्स के बिटवीन कुछ भी नहीं रखा हुआ था, जब प्लेट सीधी ऐसी थी तो तब तो चार्ज आपका फ्लो हो ही नहीं सकता था, चार्ज को फ्लो होने के लिए कोई ना कोई मीडियम की ज़रूरत तो होती है, ठीक है।
तो चार्ज अब फ्लो नहीं हो सकता था, तो पड़ा था यहाँ प्लेट्स पर, लेकिन जब आपने तार के थ्रू जोड़ दिया तो ये चार्ज क्या होने लग जाएगा, फ्लो होगा। मतलब या तो ये नेगेटिव इधर आ जाएगा या पॉजिटिव इधर, मतलब दोनों चार्ज एक दूसरे को डिस्चार्ज कर देंगे। तो आपको पता है एक साइड तो प्लस क्यू चार्ज होता है, दूसरी साइड माइनस क्यू चार्ज होता है, दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, जीरो हो जाएगी इनकी वैल्यू। ठीक है, तो ये वैल्यू जीरो हो जाएगी, मतलब जो अपना कैपेसिटर है वो क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा, कैपेसिटर विल बी डिस्चार्ज। ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, ये जो आपको सारी थ्योरी मैंने अभी बताई है, ये सारी थ्योरी यहाँ पे लिखी हुई है कि वी नो दैट द प्लस क्यू एंड माइनस क्यू चार्ज विल प्रेजेंट ऑन बोथ द प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर। यानी जो कैपेसिटर की प्लेट्स होती हैं उस पर क्या होता है, प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज प्रेजेंट होता है। सो आफ्टर कनेक्टिंग द प्लेट्स विद द कंडक्टिंग वायर, इलेक्ट्रॉन्स विल मूव फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। यानी जो इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी नेगेटिव चार्ज होगा वो पॉजिटिव की तरफ आएगा। सो बोथ द प्लेट्स बिकम डिस्चार्ज, यानी दोनों प्लेट्स क्या हो जाएंगी, डिस्चार्ज हो जाएंगी, मतलब अपना कैपेसिटर क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। तो एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, जिस बच्चे ने कैपेसिटर का जो प्रिंसिपल है वो समझ रखा है, वो बच्चा इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर आता है 5। तो इसमें क्या है बच्चों कि द रेडियाई ऑफ टू स्फेरिकल कंडक्टर्स आर 1:2, यानी कि दो स्फेरिकल कंडक्टर्स हैं, उनकी जो रेडियाई का मतलब जो रेडियस होती है, तो उसका ये प्लूरल है, यानी दो रेडियस के लिए अपने इसको रेडियाई बोल देंगे। तो उनका जो रेशियो है वो 1:2 है, ये कह रहे हैं। देन रेशियो ऑफ देयर कैपेसिटेंस, आपको रेडियस का रेशियो देख के और किसका रेशियो पूछा हुआ है, दोनों की कैपेसिटेंस का, यानी C1 रेशियो C2 आपको क्या करना है, फाइंड करना है यहाँ पे। तो अब देखो, जैसा आपको गिवन है क्वेश्चन में वैसा आप कर दो इसको, कि आपको रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ बोथ द कंडक्टर्स, दोनों जो कंडक्टर्स हैं उनकी रेडियस का रेशियो आपको दे रखा है 1:2। तो अब कैपेसिटेंस निकालना है, तो आपके पास जो स्फेरिकल कंडक्टर्स हैं, स्फेरिकल कंडक्टर्स हैं, तो उनकी कैपेसिटेंस क्या होती है, C1/C2 इज इक्वल टू 4πε0 R1/4πε0 R2। तो 4πε0 से 4πε0 कैंसिल, R1/R2। मतलब कि यहाँ पे एक चीज़ क्लियर होगी अपने पास कि जो रेडियस का रेशियो होता है वही इसका कैपेसिटेंस का रेशियो आ गया। तो रेडियस का रेशियो 1:2 था, तो इसका भी क्या हो जाएगा, 1:2। मतलब ये वाला आपके पास सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं था इसमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आता है क्वेश्चन नंबर 7। एक चीज़ आप और समझ लो बच्चों, जो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत से बच्चे आज ये सोच रहे होंगे कि सर आपने तो कहा था कि जो क्वेश्चन है मैं बोर्ड पे करवाऊंगा। तो देखो, मैं बोर्ड पे वो वाले क्वेश्चन करवाता हूँ जो ज़्यादा लेंथी होते हैं, जिनकी कैलकुलेशन हार्ड होती है। जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है या बहुत ही छोटे क्वेश्चन है जो आपको डायरेक्ट समझ आ सकते हैं, वो क्वेश्चंस मैं आपको ऐसे नोट से करवाऊंगा, क्योंकि इस वीडियो में मुझे टाइम कम लगता है, तो मैं इसी से करवाऊंगा। तो आप देखो, ये 7वां क्वेश्चन है, जो वैसे तो इसमें थ्योरी ज़्यादा है तभी मैंने यहाँ पे करवा रहा हूँ, लेकिन अगर आपके फिर भी नहीं समझ आता तो ये क्वेश्चन मैं आपको अलग से बोर्ड पर करवा भी दूंगा। और इसके जैसे क्वेश्चन अपने मेरे याद है कि पिछला जो चैप्टर था अपना, तीसरा चैप्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला, उसमें मैंने 4 क्वेश्चन छोड़े थे MCQ। वो 4 क्वेश्चन भी इसी पर बेस्ड हैं। तो ये वाला क्वेश्चन समझ लो, वो 4 क्वेश्चन मैं अलग से वीडियो में आपको डिस्कस कर दूंगा, वो बिल्कुल ही ऐसे ही हैं। अगर ये क्वेश्चन समझ आ गया तो वो 4 क्वेश्चन भी आपके समझ आ जाएंगे। ठीक है, तो अब इसमें क्या दिया हुआ आपको और क्या पूछा हुआ है कि 8 ड्रॉप्स ऑफ मर्क्यूरी ऑफ इक्वल रेडियाई एंड ईच पोजेसिंग द सेम चार्ज। यानी कि आपके पास 8 ड्रॉप्स हैं, किसकी हैं, मरकरी की हैं। मरकरी की 8 ड्रॉप्स हैं, हर एक की रेडियस इक्वल है, यानी अपने ड्रॉप्स को कैसा मानते हैं, स्फेरिकल ड्रॉप्स मानते हैं, तो हर एक की रेडियस इक्वल है। एंड द ईच पोजेसिंग द सेम चार्ज, यानी कि जो पोजेस कर रही है, मतलब कि हर एक जो ड्रॉप है आपके पास उस पर क्या है, सेम चार्ज है हर एक पर, कंबाइन टू फॉर्म ए बिग ड्रॉप। और ये 8 की 8 ड्रॉप्स है, ये कंबाइन होके क्या करती हैं, एक बिग ड्रॉप बनाती हैं। ठीक है, द कैपेसिटेंस ऑफ दिस बिग ड्रॉप एज कंपेयर टू द ईच स्मॉल ड्रॉप इज, यानी आपको कहा हुआ है कि जो इस बिग ड्रॉप की कैपेसिटेंस है वो स्मॉल ड्रॉप के कंपैरिजन में क्या होगी, 2 टाइम्स होगी, 8 टाइम्स होगी, 4 टाइम्स होगी या 16। यानी आपसे पूछा होगा कि कितने टाइम्स उसकी कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगी अगर अपने 8 ड्रॉप्स को मिला के और एक बड़ी ड्रॉप बना देते हैं, तो उसकी कैपेसिटेंस कितने टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन समझना जरूरी होता है उसको सॉल्व करने से पहले।
तो अब अपने को इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया हुआ, यानी मतलब कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आपको गिवन नहीं है। तो अपने देखो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे बच्चों, अपनी तरफ से वैल्यूज एज्यूम करनी पड़ेगी, माननी पड़ेगी खुद को आपको अपनी तरफ से। तो देखो अपने एज्यूम करते हैं, आपको दो चीज़ें दी हुई हैं, एक तो स्मॉल ड्रॉप्स है, एक बिग ड्रॉप है बस, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे कि गिवन क्या है आपको, चार्ज एंड रेडियस ऑफ ईच स्मॉल ड्रॉप इज सेम, यानी हर एक स्मॉल ड्रॉप है जो उस पर क्या है, जो चार्ज और रेडियस दोनों क्या है, सेम है। तो अपने मान लेते हैं कि लेट चार्ज ऑन ईच स्मॉल ड्रॉप क्या है, क्यू है, हर एक स्मॉल ड्रॉप पे जो चार्ज है वो क्यू है, और रेडियस ऑफ ईच स्मॉल ड्रॉप है वो स्मॉल आर है आपके पास, ठीक है, रेडियस मान ली। तो अब देखो अपने स्मॉल ड्रॉप की दोनों चीजें होगी, चार्ज भी हो गया, रेडियस भी होगी। अब आते हैं बिग ड्रॉप पर, ठीक है, क्योंकि देखो अपने रेडियस चार्ज ये ले क्यों रहे हैं, आपको पता है जो जो ड्रॉप होती है वो क्या होती है, एक स्फेरिकल उसकी शेप होती है, और एक स्फीयर की जो कैपेसिटेंस होती है वो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होती है, ठीक है। तो अपने को क्या चाहिए, ये वाला आर में रिलेशन चाहिए, दोनों ड्रॉप्स की रेडियस में रिलेशन चाहिए। तो रेडियस और चार्ज दोनों में रिलेशन निकाल लेते हैं। तो अब देखो कि आपको पता है कि 8 स्मॉल ड्रॉप्स हैं और हर एक पे कितना है, क्यू चार्ज है, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, 8 ड्रॉप्स पे 8 क्यू हो जाएगा। और अगर यही ड्रॉप्स मिलके एक बड़ी ड्रॉप बना रही हैं तो चार्ज की वैल्यू चेंज होगी या नहीं होगी, चार्ज की वैल्यू चेंज नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, मैंने लिखा यहाँ पे फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ एडिटिविटी ऑफ चार्जेस, यानी कि अगर अपने को बहुत सारे चार्ज दिए हुए हैं, अब यहाँ पे 8 चार्ज हैं, यानी आपको 8 प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, हर एक ड्रॉप पे ये चार्ज है, 8 ड्रॉप्स ऐसी। तो अपने इसको फॉर्म करके एक बड़ी ड्रॉप बनाएं तो इस पे चार्ज कितना होगा, इन सभी का क्या हो जाएगा, जो एल्जेब्रिक सम है उसके इक्वल हो जाएगा, मतलब इस पे 8 क्यू चार्ज आपके पास आ जाएगा, ठीक है, समझ आया। ये वाली प्रॉपर्टी आपने कहां पढ़ी थी, जब अपने फिजिक्स को स्टार्ट किया था पहले चैप्टर में, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, 4 प्रॉपर्टी थी उसमें, अगर आपके याद हो तो, ठीक है। तो वहां से आई है ये वाली प्रॉपर्टी। तो मतलब जो बिग ड्रॉप आई है अपनी, उस पर चार्ज क्या आ रहा है आपके पास, 8Q आ जाएगा। अब बात आती है रेडियस की, चार्ज की वैल्यू तो निकाल ली अपने, रेडियस कैसे निकालें। तो रेडियस के लिए यहाँ पे एक मैथमेटिक्स की टर्म यूज होती है, या मैथमेटिक्स की थ्योरी यहाँ पे यूज होती है, क्या कि आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते थे। कैसे कि अगर अपने क्या करें कि मान लो एक स्फीयर है, उस स्फीयर को मेल्ट कर दे और मेल्ट करके एक उसको कोण बना दें, तो उस कोण की हाइट निकाल लो, कोण की रेडियस निकाल लो, कुछ भी आपको कह सकते हैं, ठीक है। तो वहां पे अपने एक प्रिंसिपल यूज करते थे, और वो प्रिंसिपल था कि जब भी अपने एक शेप को दूसरी शेप में चेंज करते हैं तो उसका जो वॉल्यूम है वो क्या रहता है, सेम रहता है। मतलब जो स्फीयर का वॉल्यूम था वही उस जो कोण है वो उसका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी अपने यहाँ पे यूज करेंगे, क्योंकि 8 ड्रॉप्स का जो वॉल्यूम होगा वो एक बड़ी ड्रॉप के वॉल्यूम के इक्वल होगा, क्योंकि मटेरियल उतना ही है, और मटेरियल की जो अमाउंट होती है उसको वॉल्यूम के थ्रू अपने क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो अपने यहाँ पे लिखते हैं कि बिग ड्रॉप इज मेड फ्रॉम द स्मॉल ड्रॉप्स, और बिग ड्रॉप की रेडियस अपने क्या एज्यूम कर ली, कैपिटल आर, क्योंकि स्मॉल ड्रॉप्स की स्मॉल आर थी, तो बिग ड्रॉप की क्या होगी, कैपिटल आर रेडियस होगी। तो अब ये 8 स्मॉल ड्रॉप से बनी है बिग ड्रॉप, तो अपने यहाँ पे लिखते हैं कि वॉल्यूम ऑफ 8 स्मॉल ड्रॉप्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 1 बिग ड्रॉप, यानी कि 8 जो ड्रॉप का वॉल्यूम होगा वही क्या होगा, एक बिग ड्रॉप का वॉल्यूम के इक्वल आ जाएगा। तो अपने यहाँ पे लिखते हैं 8 इंटू में, देखो स्मॉल ड्रॉप की जो रेडियस है वो स्मॉल आर है, तो 4/3 पाई आर क्यूब क्या हो जाएगा इसका वॉल्यूम, और इक्वल टू किसके लिख रहे हैं, 1 बिग ड्रॉप के वॉल्यूम के, तो ये 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई से 4/3 पाई दोनों तरफ क्या हो गया, कैंसिल, तो यहाँ बचा 8 आर क्यूब और यहाँ बचा आर क्यूब। तो अब अपने को दोनों रेडियस में रिलेशन निकालना है, तो अपने क्या करेंगे, दोनों साइड क्यूब रूट ले लेंगे। क्या ले लेंगे, दोनों साइड क्यूब रूट ले लेंगे। तो वही चीज़ यहाँ पे आ रही है कि टेकिंग क्यूब रूट बोथ साइड्स, दोनों साइड क्यूब रूट ले लिया। तो मतलब जो अपने पास कैपिटल आर है वो 2r के इक्वल आ रहा है, मतलब कि जितनी छोटी जो आपकी पास ड्रॉप है, स्मॉल ड्रॉप, उसकी रेडियस का डबल आ रहा है अपने पास, ठीक है। तो यहाँ से एक चीज़ और भी आप कह सकते हो कि यहाँ से अपने को एक रिजल्ट पता लग रहा है, और ये रिजल्ट आपको कंपटीशन एग्जाम के लिए याद रखना है। कैसे कि आपको जब भी आपको ड्रॉप्स की अमाउंट दी होगी, भाई इतनी ड्रॉप मिलके एक बड़ी ड्रॉप बना रही हैं, तो वो जो वाली जो अमाउंट है वो किसी ना किसी का क्यूब होगी। वो अमाउंट आपके पास 8 हो सकती है,
27 हो सकती है, 64 हो सकती है, 125 हो सकती है। इस टाइप की अमाउंट होगी, मतलब जिनका क्या हो, क्यूब रूट निकलता हो। ठीक है, तो अब अगर मान लो ये वाला क्वेश्चन तो आपका 8 ड्रॉप्स का था, तो 8 ड्रॉप्स को जब आप क्या कर रहे हो, एक बिग ड्रॉप बना रहे हो, तो बिग ड्रॉप की जो रेडियस है वो 2r आ रही है, मतलब एक छोटी जो ड्रॉप है उसकी रेडियस का डबल। अब अगर इसी क्वेश्चन में मैं 8 की जगह 27 ड्रॉप्स ले लेता, भी 27 ड्रॉप्स मिलके एक बड़ी ड्रॉप का फॉर्मेशन करती हैं, तो आपके पास क्या आ जाता है, जो बड़ी ड्रॉप की रेडियस है वो 3r आ जाएगी, मतलब इसका क्यूब ले लो आप। ठीक है, 3 इंटू 3 इंटू 3 क्या होता है, 27 होता है, तो इसका क्यूब ले लो। बिल्कुल इसी टाइप से अगर आपको क्वेश्चन में दे दें कि 64 ड्रॉप्स मिलके एक बड़ी ड्रॉप्स का फॉर्मेशन कर रही हैं, तो क्या हो जाएगा, 4r हो जाएगी। 125 से क्या आ जाएगा, 5r। तो आपको जब भी ऐसा कोई ड्रॉप वाला क्वेश्चन मिलेगा, उस क्वेश्चन में आपको हमेशा जो नंबर ऑफ ड्रॉप्स होंगी वो क्या होगा, क्यूब रूट की फॉर्म में गिवन होंगी। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब आपको कैपेसिटेंस जब निकालनी है, तो कैपेसिटेंस के लिए एक फॉर्मूला क्या है, बिग ड्रॉप की कैपेसिटेंस निकालनी है तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसका फॉर्मूला है। तो देखो क्या आ जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर से इस कैपिटल आर की जगह अपने 2r पुट कर देते हैं, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2r 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आ गया यहाँ पे। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट है। अब स्मॉल ड्रॉप की जो कैपेसिटेंस है वो CS लिखी मैंने स्मॉल, और B से C, B से मतलब यहाँ पे क्या है, बिग ड्रॉप के लिए आप क्या कर रहे हो, निकाल रहे हो। ठीक है, तो ऊपर बिग और नीचे स्मॉल, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब इक्वेशन 1 और 2 से देखें तो बड़ी ड्रॉप का जो कैपेसिटेंस है वो छोटी की क्या आ रही है, डबल आ रही है, तो बड़ी ड्रॉप की कैपेसिटेंस इज इक्वल टू 2 इंटू CS। तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। अगर मैं कह दूं अब भी आपके पास 125 ड्रॉप्स हैं और वो मिलके एक बड़ी ड्रॉप का फॉर्मेशन कर रही है, तो कैपेसिटेंस कितनी होगी, आप कह दोगे कि सर 5CS हो जाएगी। जो यहाँ 2 आ रहा था वो क्या हो गया, 5 हो गया। तो ये आपको डायरेक्ट रिजल्ट कंपटीशन के पर्पज से याद रख सकते हो इसको। ठीक है, तो ये आपके MCQ थे। अब बारी आती है बच्चों, जो आपके पास क्वेश्चन है इसमें वेरी शॉर्ट आंसर टाइप। तो ये बहुत ही छोटे क्वेश्चन है, तो इसको करते हैं। पहला क्वेश्चन, इफ एरिया ऑफ वन प्लेट ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज हेल्व्ड। हेल्व्ड का मतलब बिकम्स हाफ, यानी आप उसके जो प्लेट है वो आपके पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, उसका एरिया हाफ कर दें। दैट कैन बी डिवाइस बी कॉल्ड द कैपेसिटर। यानी कि जब आप क्या कर दो कि ये आपके पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है, इसमें से किसी भी एक प्लेट का एरिया ऑफ हाफ कर दो, मतलब हाफ प्लेट काट दो, इसको इस पार्ट को बाहर निकाल दो। ठीक है, तो अब ये जो डिवाइस बचेगी आपके पास, बची हुई डिवाइस आपको बताना है कि क्या ये कैपेसिटर होगी, ये पूछा हुआ आपसे। तो कैपेसिटर होगी या नहीं होगी, तो कैपेसिटर की कंडीशन क्या होती है, ये कंडीशन आपने सबसे पहले पढ़ी थी कि जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है उसकी नेसेसरी कंडीशन ये है कि उसकी दोनों प्लेट्स का एरिया और शेप दोनों साइज, यानी शेप और साइज दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, वही पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होगा। तो अब इसमें एक प्लेट तो आप हाफ ही कर रहे हो, तो उसका एरिया सेम नहीं रह रहा, ना ही उसकी शेप सेम रह रही है, तो ये वाली चीज़ क्या होगी, एक कैपेसिटर, इसको नहीं बोल सकते। तो वही चीज़ है कि नो, बिकॉज एरिया ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स प्लेट्स मस्ट बी सेम, यानी कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जो प्लेट्स हैं उनका एरिया सेम रहना चाहिए। इट इज़ नेसेसरी कंडीशन फॉर कैपेसिटर, और ये कैपेसिटर की क्या है, एक नेसेसरी कंडीशन है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है इसमें थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है कि मेंशन द फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर, यानी कि कंडक्टर की जो कैपेसिटेंस होती है उसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर के बारे में आपको बताना है। तो जब भी बच्चों आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें आपसे फैक्टर पूछे हो किसी चीज़ को अफेक्ट करने वाले, तो आप उस चीज़ से रिलेटेड फॉर्मूला देख लो। उस फॉर्मूले में जो जो टर्म्स आ रही हैं उन चीज़ों पर वो जो कैपेसिटेंस होगी वो क्या करेगी, डिपेंड करेगी, या जो क्वांटिटी आपकी वो डिपेंड करेगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे कैपेसिटेंस पूछी हुई है, और किसकी पूछी हुई है, कंडक्टर की। तो अब यहाँ पे कंडक्टर की जब कैपेसिटेंस पूछी हुई है तो अपने कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर क्या लिखा है यहाँ पे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब एक बच्चे का मुझे हिंदी मीडियम में कमेंट आया था कि सर आपने यहाँ पे ये वाला स्फेरिकल कंडक्टर क्यों लिया, जबकि ऊपर क्वेश्चन में तो ओनली कंडक्टर ही है। ठीक है, बात सही है, दिमाग सही लगाया है, लेकिन बच्चों बात क्या है कि ये वाला क्वेश्चन आपकी बुक में है, राजस्थान बोर्ड की बुक में है, और आपकी बुक में जो कंडक्टर के लिए कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है वो एक ही है,
और वो फॉर्मूला है किसका, जो आपके पास स्फेरिकल कंडक्टर है सीधा उसका है। तो तभी मैंने यहाँ पे स्फेरिकल कंडक्टर वाला फॉर्मूला लिया है। अगर इसको जनरल क्वेश्चन की फॉर्म में देखो तो तब ये क्वेश्चन सही नहीं माना जाएगा, लेकिन आपकी बुक के हिसाब से है तो बुक में आपके क्या है, एक ही कंडक्टर दिया हुआ है और वो कंडक्टर कौन सा है, स्फेरिकल कंडक्टर है। तो अपने को बताना है कि किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है। तो देखो यहाँ पे 4 पाई तो कांस्टेंट है, इसको तो छोड़ ही दो। एप्सिलॉन नॉट आता है मीडियम के लिए, ठीक है, और आर आती है इसकी रेडियस, रेडियस मतलब इसका शेप और साइज। तो अपने कह सकते हैं यहाँ पे, क्या कह सकते हैं यहाँ पे कि जो कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर है, जो कंडक्टर की कैपेसिटेंस है वो किस किस चीज़ों पर डिपेंड करती है, शेप एंड साइज ऑफ कंडक्टर पर, यानी उसका शेप और साइज कैसा है। और दूसरे नंबर पर मीडियम प्रेजेंट अराउंड द कंडक्टर, यानी जो कंडक्टर है उसके अराउंड आपके पास मीडियम कैसा प्रेजेंट है, उस चीज़ पर भी क्या करता है, डिपेंड करता है। क्योंकि मीडियम वाली टर्म ये आ रही है और जब अपने इसको मीडियम में रख देंगे तो एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन एम आ जाता है या एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर आ जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो मीडियम चेंज होने से एप्सिलॉन वाली टर्म चेंज हो जाती है। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट है ये वाला क्वेश्चन बच्चों आपको मैं करवा चुका हूँ। ऑन एज्यूमिंग अर्थ है एज ए स्फेरिकल कंडक्टर व्हाट विल बी इट्स कैपेसिटेंस, जब आपको मैंने टॉपिक करवाया था कि कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर, ठीक है, स्फेरिकल कंडक्टर की आपको कैपेसिटेंस फाइंड करनी है। तो वो वाला जो टॉपिक था उसमें मैं ऑलरेडी ये वाला क्वेश्चन आपको करवा चुका हूँ। अर्थ की निकाली थी, अर्थ की अपने निकाली हुई है, रेडियस r/k फॉर्मूला लगा के। अब ये क्वेश्चन भी आपको 2-3 बार करवा चुका हूँ। पांचवा क्या दिया हुआ है इसमें कि देखो आपको दिया हुआ है कि व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए चार्ज्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा बिटवीन द प्लेट्स, यानी कि जो प्लेट्स होती हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, उनकी प्लेट्स के बिटवीन जो एरिया है प्लेट्स के बिटवीन का एरिया, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपसे पूछी हुई है। इलेक्ट्रिक फील्ड ई की वैल्यू कितनी होगी, तो ये मैं आपको बता चुका हूँ कि दोनों प्लेट्स के कारण सेम होगी। तो दोनों के प्लेट्स के कारण सेम क्यों होगी, देखो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ, ये प्लस चार्ज है ये माइनस है, बीच में किसी भी पॉइंट पे लिखना चाहूँ तो यहाँ अपने प्लस Q0 चार्ज रखेंगे, एक टेस्ट चार्ज होगा। इस टेस्ट चार्ज पर ये वाला पॉजिटिव चार्ज है ये इसको रिपेल करेगा और इधर वाला नेगेटिव चार्ज इसको अट्रैक्ट, मतलब दोनों के कारण जो इसकी इंटेंसिटी की डायरेक्शन है वो सेम आ रही है। और एक प्लेट के कारण जो इसकी इंटेंसिटी होती है या इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है वो σ/2 एप्सिलॉन नॉट होती है। तो जब दोनों को ऐड करेंगे तो ये σ/एप्सिलॉन नॉट इसका आंसर आ जाएगा। ये आपको 2-3 बार करवा चुका हूँ, मैंने कहा था 3rd चैप्टर में ऐसा क्वेश्चन भी करवाया हुआ आपको, ठीक है। फिर 10th क्वेश्चन क्या है कि मेंशन ए कंडक्टर विच कैन बी गिवन नियरली इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ चार्ज, कोई एक ऐसा कंडक्टर बताओ जिसको अपनी इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ चार्ज दे सकें। तो वो क्या होता है, अर्थ होती है, ठीक है ना। अर्थ को अपने जितना मर्जी चार्ज दे दे, जितना मर्जी चार्ज ले लें, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। समझ में आई बात। अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 11 आता है। इसमें क्या है क्वेश्चन नंबर 11 में कि वेयर एंड इन व्हाट फॉर्म डज द एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, यानी जो आपके पास कैपेसिटर होता है उसमें किस फॉर्म में एनर्जी स्टोर रहती है, एंड वेयर कहाँ पर रहती है, कहाँ पर एनर्जी स्टोर होती है और किस फॉर्म में। तो आपको पता है एनर्जी उसमें स्टोर कहाँ पे होती है, प्लेट्स के बिटवीन होती है, प्लेट्स पर होती है। तो एनर्जी प्लेट्स के बिटवीन होती है और जो किसकी फॉर्म में, इलेक्ट्रिक चार्ज, या आप इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड एनर्जी कौन सी होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो अपने कह सकते हैं कि एनर्जी विल बी स्टोर्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, या फिर आप इसको बोल सकते हो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड जो एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होती है, ठीक है। तो ये आ जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर आता है 12 आपके पास। क्या पूछा है इसमें आपसे कि व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन ए चार्ज्ड कैपेसिटर, जो चार्ज्ड कैपेसिटर होता है उस पर नेट चार्ज की वैल्यू क्या होती है, तो आपको पता है 0 होती है, क्योंकि प्लस Q और माइनस Q मिलके क्या आ जाता है 0। ये वाला क्वेश्चन भी आपको करवा चुका हूँ जब कैपेसिटर स्टार्ट करवाया था, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर आता है 13। ये भी देखो वैसा, यानी कि कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। अगर थ्योरी आपने पढ़ी हुई है तो ये क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो।
क्या पूछा हुआ आपसे कि ऑन फिलिंग द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद सम डाइलेक्ट्रिक इट्स कैपेसिटेंस इंक्रीजेस 5 टाइम्स, व्हाट इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मटेरियल। यानी अपने क्या करते हैं, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेट्स के बिटवीन एक मीडियम प्लेस कर देते हैं, फिल कर देते हैं जो गैप होता है उसके बीच, तो उसकी जो कैपेसिटेंस है वो 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाती है। मतलब 5 टाइम्स क्या हो जाती है, इंक्रीज। तो आपको बताना है कि जो उसके बीच मटेरियल रखा है आपने, डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखा है, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब एप्सिलॉन आर की वैल्यू आपको उसके लिए क्या करनी है, फाइंड करनी है। ठीक है, तो अपने देखो क्या करेंगे कि जो इसका सॉल्यूशन है कि कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस इसमें क्या होती है। तो देखो एक चीज़ आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए बच्चों कि जब भी अपने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेट्स के बिटवीन क्या करते हैं, डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल कर देते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल करने से उसकी कैपेसिटेंस क्या होती है, जो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है एप्सिलॉन आर, उतने टाइम्स क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है ना, उतने टाइम्स क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो आपको यहाँ पे पहले ही दिया होगा कि 5 टाइम्स इंक्रीज होगी, तो मतलब जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है एप्सिलॉन आर वो 5 आ गया, क्योंकि यहाँ पे लिखा कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इंक्रीजेज एप्सिलॉन आर टाइम्स और व्हेन ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर इज प्रेजेंट बिटवीन देम। यानी कि उसके बिटवीन जब डाइलेक्ट्रिक मीडियम जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर है, तो उसकी जो कैपेसिटेंस है वो एप्सिलॉन आर टाइम्स इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो तभी यहाँ पे एप्सिलॉन आर की वैल्यू 5 आ रही है। अगर आपको 2 टाइम्स कह दें तो 2 आ जाएगी। अगर आपको क्या कह दें कि उसकी जो कैपेसिटेंस है वो 5/2 टाइम्स आ रही है, तो 5/2 उसकी क्या हो जाएगी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो जाएगा। तो वो डिपेंड उसी चीज़ पर करता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया है कि व्हाट इज द बेसिक यूज ऑफ ए कैपेसिटर, कैपेसिटर का बेसिक यूज। तो मैंने आपको जब कैपेसिटर स्टार्ट करवाया था बताया था कि कैपेसिटर इज ए डिवाइस विच कैन बी स्टोर द इलेक्ट्रिक चार्ज या इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी या इलेक्ट्रिक चार्ज को ये डिवाइस क्या करती है, स्टोर करती है। तो बेसिक यूज ऑफ ए कैपेसिटर इज टू कलेक्ट ए लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज या इलेक्ट्रिक एनर्जी। यानी लार्ज अमाउंट में जब अपने को इलेक्ट्रिक चार्ज या इलेक्ट्रिक एनर्जी चाहिए है तो वो कैपेसिटर काम करता है उसको स्टोर करने का। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है इसमें क्वेश्चन नंबर 15। तो इसमें आपको देखो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 15 में। ये वाला क्वेश्चन सॉरी आपको करवा चुका हूँ मैं, ये वाला क्वेश्चन भी जब मैंने आपको बोर्ड वाली वीडियो करवाई थी, जिसमें क्या आया था 2 टाइम्स आ जाती है इसकी कैपेसिटेंस। तो ये क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी बच्चों करवा चुका हूँ। ठीक है ना, जिसने वीडियो प्रीवियस देखी है उसने ये वाला क्वेश्चन उसको आता होगा। और क्वेश्चन नंबर आता है 16। तो 16 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है और क्या पूछा है। देखो जब भी आपको कोई क्वेश्चन करना हो ना, तो क्वेश्चन करने का तरीका एक ही है कि पहले क्वेश्चन में देखो गिवन क्या है, फिर देखो पूछा क्या है, फिर देखो गिवन और पूछे में रिलेशन क्या है, कोई फॉर्मूला है उसका तो फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूला कुछ ना कुछ रिलेशन जरूर होता है गिवन में, और जो आपसे पूछा हुआ उसमें रिलेशन जरूर होगा, नहीं तो न्यूमेरिकली नहीं होगा। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे हाउ मच वर्क हैज टू बी डन इन चार्जिंग ए 25 म्यू फैरेड कैपेसिटर ए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट 500 वोल्ट। तो आपको पहले देखो गिवन क्या है कि कैपेसिटेंस गिवन है, एक कैपेसिटर है उसको चार्ज करते हैं तो उसको जो कैपेसिटेंस है उसकी वो 25 म्यू फैरेड है या 25 × 10⁻⁻6 फैरेड आ जाएगी, और जो पोटेंशियल डिफरेंस है यानी वोल्टेज है वो 500 वोल्ट है। अब आपको पूछा क्या वर्क डन, तो वर्क डन देखो W = क्या होता है, QV होता है। वर्क वाला फॉर्मूला आपसे का 3rd चैप्टर का आ गया है। तो देखो आप क्वेश्चन को अच्छे तरीके से तभी कर सकते हो जब आपने पीछे वाले चैप्टर भी पता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों को यही होती है कि सर न्यूमेरिकल नहीं आते। न्यूमेरिकल क्यों नहीं आते होते, पता नहीं लगता कौन सा फॉर्मूला लगेगा। पता क्यों नहीं लगता, क्योंकि उनको पीछे वाले चैप्टर के फॉर्मूले नहीं ध्यान होते। इस वाला जो पढ़ रहे हैं उसके फॉर्मूले नहीं याद होते, पीछे वाले तो चलो बाद की बात है। तो जब आप कोरिलेट करना सीख जाओगे, मतलब फिजिक्स जो ऐसा सब्जेक्ट है कि बहुत ही वाइड सब्जेक्ट है, ये कहीं का भी फॉर्मूला कहीं भी यूज हो सकता है इसमें, तो तभी तो ये थोड़ा हार्ड पड़ता है। ठीक है, तो इसको आसान बनाने का तरीका ये है कि आप क्या करो, फॉर्मूले को रिलेट करना सीखो। मतलब कोई भी चैप्टर का फॉर्मूला कहीं भी यूज हो सकता है। अब आपको पता है काइनेटिक एनर्जी ½ होती है, वो आपके 13 चैप्टर में आगे यूज होगी। आप अंदाजा लगा सकते हो क्या यूज हो सकती है। तो ऐसे फॉर्मूले फिजिक्स के भी कहीं यूज हो सकते हैं, तभी ये थोड़ा सा हार्ड सब्जेक्ट पड़ता है। लेकिन अगर आप फॉर्मूले याद हैं तो फिर ये बहुत ही ईजी हो जाता है।
तो देखो आपको W इज इक्वल टू क्यू भी दिया हुआ है। अब देखो Q तो दिया नहीं हुआ लेकिन C और V दिया हुआ है, तो Q बराबर आपको पता है CV होता है। कौन से, फर्स्ट चैप्टर से या सॉरी फोर्थ चैप्टर में, इसी में ही जो पहला टॉपिक था वो यही तो था कैपेसिटेंस वाला। तो Q बराबर CV, तो CV यहाँ पे रख दो Q की जगह पे। तो जो आपके पास W का फॉर्मूला बन जाएगा वो CV स्क्वेयर बन जाएगा। तो W इज इक्वल टू C की वैल्यू आपके पास ये वाली V स्क्वेयर यानी 500 इंटू 500। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे, देखो यहाँ 2 जीरो, यहाँ 2 जीरो, ये बन गई 10 की पावर 4 और 5 का गुणा क्या बन गया 25, तो 25 25 625, तो 625 इंटू 10 की पावर 4 इंटू 10 की पावर -6, तो ये 625 इंटू 10 की पावर -2 आ रहा है, तो ये आ रहा है 6.25 जूल इसका आंसर। ठीक है ना। अब आप बुक में देखो ये क्वेश्चन बच्चों, बुक में क्या दिया हुआ है आपको, इसका आंसर मैच नहीं होगा आपको। देखो क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे बुक में 16 क्वेश्चन में 25 म्यू फैरेड लिखा हुआ है। ठीक है, और जब आप कहो इसका सोल्यूशन दे रखा है यहाँ पे, तो उस सोल्यूशन में इन्होंने Q की वैल्यू क्या ले ली, 25 की जगह 24 म्यू फैरेड ले ली, और जो हिंदी मीडियम की बुक का उसमें भी 24 म्यू फैरेड ली हुई है। तो अगर 25 म्यू फैरेड की जगह 24 लोगे तो ये 6 जूल आ जाएगा, और अगर यहाँ पे 25 ही लोगे तो आपको 6.25 जूल क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपका डाउट मैंने क्लियर कर दिया। भाई यहाँ पे 6 जूल कैसे लिया इन्होंने, भी ऊपर तो 25 लिख दिया और यहाँ 24 के हिसाब से ये क्या कर रहे हैं बुक वाले इसको, तो जो आपकी बुक है उसमें काफ़ी गलतियाँ उसको सुधारते चलो आप, यहाँ पे आप इसको काट के सही कर लेना। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपके पास क्वेश्चन नंबर 19 आता है। तो ये क्वेश्चन भी इसके जैसा आप पहले कर चुके हो, क्या कि ऑन इमर्सिंग ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इन ऑयल, यानी जब इसको ऑयल में डुबोते हैं अपने एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन इट्स कैपेसिटेंस, इसकी कैपेसिटेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ऑयल इज 2, यानी कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको ऑयल का 2 दिया हुआ है। तो आपको मैंने अभी बताया कि जब भी किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में प्लेस करते हैं किसी कैपेसिटर को, तो उसकी जो कैपेसिटेंस है वो एप्सिलॉन आर टाइम्स इंक्रीज हो जाती है। तो एप्सिलॉन आर है यहाँ पे 2 दिया हुआ है, तो उसकी कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, 2 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। तो आंसर आ गया। ठीक है, फिर देखो लास्ट वाला क्वेश्चन जब आपके पास 20 नंबर आता है, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या पूछा है इसमें क्वेश्चन, जिसने ये ध्यान से पढ़ लिया उसके लिए क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, कि द रेडियस ऑफ ए सर्कुलर प्लेट फॉर ए सर्कुलर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, यानी कि एक आपको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिया लेकिन उसकी दोनों प्लेट्स क्या हैं, सर्कुलर हैं, और उस सर्कुलर प्लेट की जो रेडियस है वो क्या दी हुई है आपको, स्मॉल r यहाँ पे दी हुई है। इफ इट्स कैपेसिटेंस इज इक्वल टू दैट ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस कैपिटल R, और जो इसकी कैपेसिटेंस है, इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है वो एक क्या है, स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटेंस की इक्वल है जिसकी रेडियस R है, स्फेरिकल कंडक्टर की। तो फाइंड द प्लेट सेपरेशन, यानी आपको प्लेट के बिटवीन की डिस्टेंस निकाली है, मतलब d की वैल्यू निकालनी है आपको। प्लेट के बिटवीन का सेपरेशन या डिस्टेंस क्या होती है, स्मॉल d होती है। तो अब देखो क्वेश्चन करेंगे कैसे, देखो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्या कि गिवन क्या है आपको, रेडियस ऑफ प्लेट है वो स्मॉल r है, तो प्लेट का एरिया निकालें, क्योंकि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एरिया यूज होता है, तो पाई r स्क्वायर हो जाएगा। अब आपको पता है कि जो इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस होती है वो एप्सिलॉन नोड a अपॉन d होती है, तो एप्सिलॉन नोड a की वैल्यू पाई r स्क्वायर हो रही है, d हो गया। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जो क्वेश्चन में आपको चीज़ दी हुई है, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में कि कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इज इक्वल टू द कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर, यानी कि जो इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है वो स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटेंस के इक्वल है। तो कैपेसिटेंस आपने ये वाली निकाली है, इसको स्फेरिकल कंडक्टर की जो कैपेसिटेंस है उसकी इक्वल रख दो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r के, तो पाई एप्सिलॉन से पाई एप्सिलॉन दोनों साइड कैंसिल। तो आपको इस d की वैल्यू निकालनी है, तो इस d को इस साइड ले आओ, और जो यहाँ पे बचा पड़ा है 4r उसको नीचे ले आओ, तो r स्क्वायर अपॉन 4r, इसमें क्या आ जाएगा आपके पास, वैल्यू आ जाएगी d की। ठीक है, तो ये d की वैल्यू होगी। अब बात आती है बच्चों जो नेक्स्ट है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 10 14 ये आपको किससे, नोट से करने हैं, तो करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे कि 1 2 3 10 14
जो इसमें क्या है, शॉर्ट आंसर टाइप है। तो पहले 1 2 3 नंबर क्वेश्चन देखो। 1 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ आपसे कि एक्सप्लेन टर्म्स कंडक्टर एंड इंसुलेटर विद एग्जांपल्स। तो ये आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कंडक्टर और इंसुलेटर क्या होते हैं, तो ये क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, वहाँ आप लिख सकते हो भी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, यानी पोलर और डाईपोलर इलेक्ट्रिक के बिटवीन डिफरेंस आपको निकालना है। ठीक है, तो वो आपको पता ही है, पोलर और नॉन पोलर भी आपने बिल्कुल स्टार्टिंग में किए थे थ्योरी वाले टॉपिक। तीसरा, डेराइव एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर, कैपेसिटेंस निकालनी है आपको स्फेरिकल कंडक्टर की, ये भी आपने किया हुआ है। अब नेक्स्ट आता है 10 नंबर क्वेश्चन। तो 10 नंबर ये रहा, इधर क्या दिया हुआ आपको इसमें 10 नंबर में, और डिफाइन इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस एंड मेंशन इट्स यूनिट, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस को डिफाइन करो, ये भी आपने किया। इसकी यूनिट क्या होती है, फैरड होती है, ये भी आपने किया हुआ है। ठीक है, अब आता है 14 में क्या है कि व्हाट इज कैपेसिटर, एक्सप्लेन, कैपेसिटर क्या होता है इसको एक्सप्लेन करो, तो ये भी आपने किया हुआ है। कैपेसिटर क्या चीज़ होती है, इसकी डेफिनेशन वगैरह सब कुछ पढ़ा है। तो ये क्वेश्चन नोट्स में आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप निशान लगा लो इनके, भाई ये वाला जो क्वेश्चन है उस जो टॉपिक है वहाँ पे लिख लो, ये जो आपके पास शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, SCQ लिख लो इसको, और ये 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, तो इनको लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कर सकते हो। तो ये थे बच्चों आपके आज के क्वेश्चंस। ठीक है, मुझे उम्मीद आपको समझ आ गए होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट इसका टॉपिक डिस्कस करेंगे, तो क्वेश्चन को अच्छे तरीके से करते रहें, अपनी तैयारी जारी रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे डियर स्टूडेंट्स, गुड नाइट, क्योंकि अब नाइट ही है तो गुड नाइट।